आदाब, नमस्कार, बहुत बहुत इस्तकबाल आप सभी का। और आज हमारे साथ गुफ्तगू में मौजूद हैं संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से नवाजी गई जयपुर घराने की एमिनेंट कथक एक्सपोनेंट प्रेरणा श्रीमाली। प्रेरणा श्रीमाली कथक की दुनिया का एक जाना पहचाना नाम है। जयपुर घराने से ताल्लुक रखने वाली प्रेरणा श्रीमाली ने कम उम्र में ही कथक को अपना लिया और इनके इस हुनर को निखारने का काम किया इनके गुरु श्री कुंदन लाल गंगानी ने। गुरु की तालीम, अपनी लगन और रियाज की बदौलत जल्द ही वो मकाम इन्हें मिला जिसके लिए इन्होंने ख्वाब देखे थे। ये इनकी काबिलियत का ही असर था कि कई बड़े इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में इन्हें परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया। इनकी काबिलियत का नजराना रहे इनके कई खास अवार्ड्स, जिसमें साल 2009 में दिया गया संगीत नाटक अकादमी अवार्ड काबिले जिक्र है। प्रेरणा श्रीमाली आज एक परफॉर्मर, टीचर, रिसर्चर, इनोवेटर और एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर दुनिया भर में जानी जाती हैं। प्रेरणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे शो गुफ्तगू में। बहुत शुक्रिया। प्रेरणा जी, कुछ सालों से कोरोना का दौर चल रहा है और बहुत ही मुश्किल हालात का सामना दुनिया भर को करना पड़ा। एक आर्टिस्ट के तौर पर आप क्या कहना चाहेंगी कि किस तरह से इस वक्त में आपने मुश्किलें फेस की? देखिए, कोरोना काल जब हुआ तो एक अजीब सा, हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं जी, तो ये एक अलग तरह का अर्थ निकला वसुधैव कुटुंबकम का कि पूरी दुनिया एक ही तरह की समस्या से जूझ रही थी, सभी लोग अपने घरों में कैद थे। और मुझे ऐसा लगता है कि ये दौर कलाकारों के लिए दो तरह से रहा। घर में बैठ के रियाज़ करने का बहुत समय था, क्योंकि सिर्फ समय ही था आपके पास, आप कुछ और नहीं कर सकते थे, आप कहीं ना जा सकते थे ना आ सकते थे। और दूसरी तरफ आपको अपने परिवार के साथ बहुत समय मिला। पर जो इसका एक दुखद पक्ष है वो ये है कि बहुत सारे हमारे ऐसे कलाकार रहे और हैं अभी भी जिनकी रोज़ी रोटी बिल्कुल छिन गई जी, और जिनके पास कोई काम नहीं रहा और उनको कहीं से कोई सहायता नहीं मिल पाई, सिवाय इसके कि कलाकारों ने ही कलाकारों की सहायता की। और सभी कलाकार इसमें शामिल हैं जी, क्योंकि कलाकारों में भी ऐसे कई कलाकार हैं जो एक तरह से रोज़मर्रा के काम से अपना घर चलाते हैं जी। उनके लिए बहुत बहुत तकलीफ़ें पेश आई। और मुझे लगता है कि वो समय उन लोगों के लिए, कुछ लोगों ने अपना काम छोड़कर सब्जियां बेचना शुरू किया, कुछ लोगों ने चाय की दुकान शुरू की। इस तरह से मैंने सुना है और हम लोगों को फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है। तो ये एक बहुत दुखद बात ज़रूर रही है। पर बाकी कोरोना काल एक तरह से इतना समय आपको देके गया कि आप अपने आर्ट को खूब मान सकते थे। एक और चीज़ हुई कि वर्चुअल वर्ल्ड खुल गया जी, कि सभी कलाकारों ने लगभग हर विधा में, क्या गायन है या वादन है या नृत्य है, कि उसमें वर्चुअल क्लासेस, वर्चुअल परफॉर्मेंसेस शुरू हुए। तो एक तरह से वो एक नया दरवाज़ा खुला जी। तो ये एक प्लस पॉइंट मानना चाहिए। तो फनकारों के लिए सरवाइव करने के लिए कुछ जगह में ये अच्छा भी साबित हुआ। हाँ, कुछ बिल्कुल। और सोशल मीडिया पूरी तरह छा गया कि हर कलाकार अपने आप को सोशल मीडिया के ऊपर लाने के लिए लालायित रहता था और बहुत आसान हो गया उनके लिए, अपने लिए खुद आप अपना मंच क्रिएट कर लेते हैं।
तो इस तरह की चीज़ कोविड के समय सामने आई, तो ये मैं उसका प्लस पॉइंट मानती हूँ। बहुत छोटी सी उम्र में आपने सीखना शुरू कर दिया था जी। तो किस तरह से आप नृत्य की ओर खींची चली गई और क्या कुछ मुश्किलात आई, क्योंकि ये चीज़ ऐसी थी जो आपको विरासत से तो नहीं मिली, आपने खुद से सब कुछ बनाया है। बचपन में तो आपको पता नहीं चलता कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपके माँ पिता आपको किस तरफ डाल देते हैं वो अपने आपके इंटरेस्ट को देखकर। तो वैसा ही मेरे साथ भी हुआ है और मुझे तो बहुत देर में जाके पता चला कि मैं नृत्य करना चाहती हूँ। अच्छा। और वो एक तरह की एक रॉ कहते हैं ना, डेस्टिन्ड है कुछ चीज़ें कि डेस्टिनी आपको उस तरफ धकेलती चलती है। जी। तो बचपन से सीखा, बचपन से काम किया। और तो कब ऐसा हुआ जब आपको पता चला, वो क्या पॉइंट था? वो मैं जब दिल्ली कथक केंद्र में मैंने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया कथक केंद्र में, और पूरा कोर्स होने के बाद जब मैं वहाँ से निकल रही थी उस समय मुझे ये पता लगा कि मैं तो डांस करना चाहती हूँ। उससे पहले तो मैं बहुत कुछ और करना चाहती थी। जैसे मैं IAS होना चाहती थी, जैसे मैं उसके पहले मैं वकील होना चाहती थी। सो मैं ये सब करना चाहती थी, पर और मुझे लगा था कि नृत्य तो ठीक है, हो जाएगा जैसा हो रहा है, पर नृत्य ही मेरी ज़िंदगी हो जाएगा ये मुझे नहीं मालूम था। और मुझे जब मैंने कोर्स कंप्लीट किया उसके बाद मुझे समझ में आया कि मैं नृत्य ही करना चाहती हूँ, कि मुझे और कुछ नहीं करना है। तो ये चॉइस मैंने बहुत देर में की है। तो उससे पहले आपने नृत्य में, जैसे आपने छोटी उम्र से तो शुरुआत में आपने नृत्य ही किया जी, उसके बाद कोई गैप आ गया था? मैंने बीच में बचपन से, जब जैसा आपने कहा बचपन से नृत्य किया, और बीच में 7 साल तक मैंने नृत्य नहीं किया क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ख़त्म हो गया था और मैं घुंघरू की तरफ देखती भी नहीं थी और मम्मी क्लास में भेजती थी तो जैसे सभी बच्चे शरारती होते हैं जी, उस समय पे चली जाती थी और समय पे लौट आती थी, पर क्लास में नहीं जाती थी। तो साइकिल चलाते थे और ये सब काम करते थे। इसलिए वो सारी हरकतें की है मैंने। और तो वो 7 साल का गैप आया, उसके बाद फिर सडनली शुरू हुआ वापस, और फिर मैं दिल्ली कथक केंद्र आ गई जी। और दिल्ली कथक केंद्र में मेरी 5 साल तक मेरे गुरु थे स्वर्गीय श्री कुंदन लाल जी गंगानी जी। उनके सानिध्य में मैंने सीखा और मैंने कोर्स कंप्लीट किया। जब कोर्स कंप्लीट कर लिया तब मुझे समझ में आया कि मुझे नृत्य ही करना है। तो ये, और उसके बाद से तो फिर चलती ही चली गई ज़िंदगी, कहना चाहिए। जी बिल्कुल। हम चाहेंगे कि आप कोई एक मुद्राएं हमारे नाजरीन के लिए एक पेश कर दीजिए। मुद्राएं तो क्या पेश करूं ऐसे, बट देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जब आप नृत्य सीखते हैं तो आपका इंस्ट्रूमेंट तो बॉडी है। यस। और वो जो आपकी बॉडी है वो आपका ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो जाती है कि वो आपके नृत्य में बहुत कुछ ऐसा कर देती है जो आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। कि जैसे अगर आपको ऐसा करना है तो ये अपने आप पता लगेगा कि पानी है। यस। कि वो आपको समझ में आता है जी। या आपने ऐसे किया और ये ऐसे आपने दिखाया, तो हो सकता है कि वो आपको समझ में आए कि ये क्या हो रहा है। ब्यूटीफुल। तो ये, या आपने ऐसा ऐसा किया जी, तो जो आपके हाथ हैं वो आपकी चमत्कार पैदा करते हैं मुद्राओं के माध्यम से। वो आपको नृत्य में समझ में आता है कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है ये बॉडी की अमेजिंग पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ऐसी बहुत सारी मुद्राएं, जैसे अब आपने ये दिखाया तो ये चंद्र हो गया, या आपने ऐसा किया तो ये आपकी बांसुरी हो गई, और या आपने ऐसा करके दिखाया तो ये जटा बनी। क्या बात है। या ये तो फिर ये गंगा बनती है साथ में। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ आपको नृत्य में समझ में आती है। जब आप नृत्य करते हैं तो समझ में आती है। प्रेरणा जी, आपने क्लासिकल, मेडिवल एंड कंटेम्प्रेरी पोएट्री को मिलाकर आपने परफॉर्म किया है। जी, मैंने इन सभी तब उसमें हिस्सों में काम किया है। मैंने क्लासिकल पोइट्री पे काम किया है, संस्कृत पोइट्री पे जिसमें कालिदास पे मैंने काम किया है, अमरू पे काम किया है, राजशेखर, ये सभी संस्कृत के कवि हैं। मैंने भक्तिकालीन और मध्यकालीन कवियों पे काम किया है, तो मैंने कबीर पे किया है, सूर पे किया है, मीरा पे मेरा पूरा प्रोडक्शन है। और फिर मैंने मेडिएवल जो पोइट्स हैं जिसमें पद्माकर हैं, देव हैं, रसखान है,
इन सारे कवियों पे, फिर आधुनिक कवियों पे काम किया है। तो मैंने इस तरह से कवियों की, क्योंकि कविता मेरा पैशन है जी। डांस के अलावा। सो एक कार्यक्रम किया था जिसमें मैंने पेंटिंग्स के साथ काम किया, जो हमारी सदी के बहुत ही महान चित्रकार हुए सैयद हैदर रज़ा, एस.एच. रज़ा जी। उनकी पेंटिंग्स, और बहुत वरिष्ठ कवि हैं अशोक वाजपेयी जी, उनकी कविता और मेरा नृत्य, ऐसा। तो आधुनिक कविता, आधुनिक चित्र और पारंपरिक कथक, इन तीनों को आपने इनको मिला के उसका दिया। नाम ही था रीचिंग फॉर ईच अदर। अरे सो वो प्रोडक्शन हम लोगों ने फ्रांस में किया था। इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल होता है जी। 1995 में हमने किया था उस प्रोडक्शन को, और उसमें रज़ा साहब के 2x6 मीटर्स के कैनवसेस थे स्टेज पर, लाइव कैनवसेस। एंड आई थिंक उस तरह का इतने बड़े स्केल पे इतना बड़ा स्पेक्टिकल बहुत कम डांसर्स ने किया होगा ऐसा। तो वो, क्योंकि मुझे लगता है कि कलाएं जो हैं वो अकेली नहीं चलती हैं। अगर नृत्य है तो वो सिर्फ नृत्य अकेला नहीं चलेगा, उसके साथ साहित्य भी होगा, उसके साथ संगीत भी होगा, चित्र भी होगा। क्योंकि अगर आप कभी ध्यान देंगे, बड़ी नॉर्मल बात है कि अगर आप किसी चीज़ की तारीफ करते हैं जी, मान लीजिए आपने किसी स्कल्पचर की तारीफ की, तो आप ये नहीं कहेंगे कि ये कितना ब्यूटीफुल कितना सुंदर स्कल्पचर की तरह स्कल्पचर है। आप कहेंगे कि अरे क्या इसमें से म्यूजिकलिटी आ रही है जी, है ना। या आप किसी पेंटिंग को feelings जो हैं। पेंटिंग्स को आप कहेंगे तो पेंटिंग कहेंगे व्हाट अ लाइव कैनवस, कितना Exactly. जीवंत दिखाई दे रहा है, जी। या ये बिल्कुल नृत्य दिखाई दे रहा है इसके अंदर। तो इसका मतलब आप किसी भी कला की, एक कला की तारीफ दूसरी कला के माध्यम से करते हैं। तो वो जो आपके अंदर सामंजस्य आता है वो अलग अलग कलाओं के मिलने से आता है। तो इसलिए ये नृत्य भी अकेला नहीं हो सकता, संगीत अकेला नहीं हो सकता, चित्र अकेला नहीं हो सकता। तो कविता तो उसका अभिन्न हिस्सा है जी। तो इसलिए, और मैंने जो मीरा पे काम किया उसमें मैंने मीरा को एक औरत की तरह पहले देखना चाहा। मीरा एज अ वुमन फर्स्ट, देन द सेंट पोएटेस। हम मीरा को कह के हमेशा कहते हैं भक्तिमती मीरा, एक तारा लेके और भगवा वस्त्र पहन के घूम रही हैं, पर वो स्त्री भी तो हैं जी। उनकी भी अपनी भावनाएं हैं। उन्होंने कृष्ण को जिस तरह से देखा, उन्होंने कृष्ण को ईश्वर भी देखा और पति रूप में भी देखा, तो वो एक अलग तरह का श्रृंगार बनता है। तो मैंने मीरा को लेकर उस तरह का प्रोडक्शन किया था। फिर मैंने एक प्रोडक्शन किया जिसमें ग्रहों को लेकर काम किया था, सप्तावर्त। क्योंकि हम सभी, कुछ लोग मानते हैं कुछ नहीं भी मानते हैं कि ग्रहों की चाल से फर्क पड़ता है मनुष्य को जी। और आपकी फैमिली में भी शायद मैंने सुना है हाँ, कि बिल्कुल सही है। हम लोग तो हैं ज्योतिष परिवार से, मेरे दादा बड़े ज्योतिषी थे। तो वो ज्योतिष जो है उससे मैं प्रभावित बहुत रहती हूँ जी। तो मैंने जब पढ़ा तो ये पता लगा कि हर ग्रह का अलग रंग होता है, उसकी अलग चाल होती है, उसका अलग इम्पैक्ट होता है। किस व्यक्ति के चारित्रिक गुणों से आप बता सकते हैं कि उस पे किस ग्रह का ज़्यादा असर है। जैसे कि बुद्धि की बात करते हैं तो गुरु ग्रह की बात करते हैं, तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो मैंने उसको लेकर 7 ग्रहों को लेकर एक पूरा प्रोडक्शन बनाया था, सप्तावर्त। और हमारे 7 दिन भी ग्रहों के नाम से ही हैं, सोम, बुध, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये सारे ग्रहों के नाम हैं जी। इनके कलर्स अलग अलग हैं। तो इस सब को लेके मैंने कथक में खोजने की कोशिश की थी, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आप कोई भी कला सीखते हैं वो भाषा की तरह सीखते हैं जी। तो कथक मेरी भाषा है। अब मुझे बार बार अपनी भाषा ही थोड़ी दिखानी है, भाषा के माध्यम से कोई अभिव्यक्ति होनी चाहिए। कि अगर मैं भाषा का इस्तेमाल करना पड़ेगा जी। भाई, हमने अगर हिंदी या अंग्रेजी या उर्दू या जर्मन या फ्रेंच सीख ली है तो आप सिर्फ उसकी ग्रामर थोड़ी बताते रहेंगे, आप उसका इस्तेमाल करेंगे, आप उसकी धीरे धीरे सेंटेंसेस बनाएंगे, पैराग्राफ्स बनाएंगे, आप उस पे एसेज लिखेंगे जी बिल्कुल, और अल्टीमेटली आप पोएट्री करेंगे जी। तो आप भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये बात जो थी ये मुझे लगता है नृत्य में बहुत ज़्यादा शामिल होती है और होनी चाहिए। तो इसलिए मुझे ये सारे विचार मैं पिछले 20-22 सालों से
करती आई हूँ और लिखती आई हूँ इनको, और उस सबको मैंने अभी एक पुस्तक रूप में भी सामने अच्छा, आपने लिखा भी है। लिया है, और वो किताब मेरे पास अभी सामने आई है, मेरे कल परसों ही मेरे हाथ में आई है। बहुत बहुत सो मैं ज़रूर शेयर करती हूँ कि जी, ये जी, एक जी। किताब है मेरी जो बहुत बधाई आपको। जी थैंक यू। तो तत्कार नाम से किताब है। तत्कार कथक का ही एक शब्द है, और क्योंकि पहला फुट स्टेप जो आप सीखते हैं उसे तत्कार कहते हैं। अच्छा, आपने फुट स्टेप की बात की तो मुझे याद आया कि जयपुर घराने में फुट स्टेप के ऊपर बहुत ज़्यादा जी। जोर दिया जाता है और उसमें बहुत ज़्यादा माना जाता है, कथक में स्पेशली। तत्कार जो है या फुटवर्क आप कह दें, तो वो एक तरह से उसकी हार्ट बीट है। अच्छा आप उसको हटा देंगे तो उसका दिल ही निकल जाएगा। अच्छा। इसलिए फुटवर्क इतना इम्पोर्टेंट है। है। और जो भी बोल आप निकालते हैं अपने अंग से, वो पैरों से भी निकलना चाहिए। क्या बात है। और इसीलिए आप सबसे पहले पैर सीखते हैं, जी। फिर आप हस्तक सीखते हैं, फिर आप दोनों को मिला देते हैं और फिर डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये ऐसा प्रोसेस चलता है सीखने में और प्रेजेंटेशन में। तो इसलिए क्योंकि कथक की जो ग्रोथ है वो वर्टिकल होती है, नीचे से ऊपर तक आप सीखते हैं, पैरों से फिर अंग पे आते हैं, फिर आप चेहरे पे आते हैं, तो आप अभिनय करते हैं। तो ये एक अभिनय हमारे नाज़रीन के लिए कुछ भी एक छोटा सा अभिनय में सीक्वेंस ऐसा। जैसे कथक में कवित्व करने की बड़ी प्रथा है, और जैसे एक कवित्व है जिसमें संयोग श्रृंगार की बात है। जी। तो वो द्रगन मटकत अंग फरकत परन पटकत उझिक उझिकत झिझिक झिझिकत क्रांधा क्रांधा कत्था कत्था उलट कर गई राधिका जी कृष्ण मोहित नाचत राधा घिन धा घिन धा गतक धिन धा गतक धिन धा गतक धिन धा। अब इसमें वो ऐसे बैठ के तो मैं ऐसे ही कर सकती हूँ। द्रगन मटकत अंग फड़कत परन पटकत उझिक उझिकत झिझिक झिझिकत क्रांधा क्रांधा कत्था कत्था उलट कर गए राधिका जी कृष्ण मोहित नाचत राधा घिन धा घिन धा गतक धिन धा गतक धिन धा गतक धिन धा। ऐसा कुछ ब्यूटीफुल इस तरह से करते हैं। तो वो और साथ में म्यूजिक और ताल वाल होती है तो और मज़ा आता है उसके लिए। किन लोगों को आज आप याद करना चाहेंगी गुफ्तगू के ज़रिए? देखिए, मैं यहाँ आज आपके सामने बैठ के बात कर रही हूँ, अगर तो मुझे यहाँ तक लाने में माँ पिता तो हैं ही, हालांकि मैंने अभी उनको वो चले गए दुनिया से दोनों, और उन्होंने मुझे अपने गुरु तक पहुँचाया। और मेरे गुरु स्वर्गीय श्री कुंदन लाल जी गंगानी, जिन्होंने मुझ में वो इंटरेस्ट पैदा किया कथक के लिए, क्योंकि हमारे तो परिवार में नृत्य की कोई बात है नहीं। मैं राजस्थान के ब्राह्मण परिवार से होती हूँ, और मेरे उसमें कहीं हमारे पूरे परिवार में नृत्य और संगीत की बात नहीं है। सब पढ़ने लिखने की चीज़ें हैं। तो गुरुजी ने मुझ में ये इंटरेस्ट पैदा किया कि कथक क्या है और क्या नहीं है। क्योंकि जब भी कोई गुरु सिखाता है, उसकी सबसे बड़ी सफलता मैं ऐसा मानती हूँ, क्योंकि अब मैं सिखाती हूँ जी, तो मुझे ये अच्छी तरह समझ में आता है कि कैसे आप किसी बच्चे में वो इंटरेस्ट पैदा कर दें कि वो फिर उसे छोड़े नहीं। क्योंकि हम हॉबी की तरह ही तो शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। हम ये सारी कलाएं जितनी हैं, हम सब हॉबी की तरह शुरू करते हैं, फिर वो धीरे धीरे हैबिट हो जाती है और फिर एडिक्शन हो जाता है। तो ये ऐसे चलता है। तो आप शौक से शुरू कर रहे हैं, फिर आपकी आदत बन गई है, फिर आपका नशा हो गया है। तो इसके लिए गुरु जिम्मेदार हैं। तो गुरु जी को याद कर सकती हूँ मैं। जी। मेरे बहुत सारे कुछ ऐसे मित्र हैं जिन्होंने जो बहुत आपको क्रिटिकल देखते हैं आलोचनात्मक रूप से, जी, उनका होना बहुत ज़रूरी है। जी। कविता में कहा गया है कि निंदक नियरे राखिए। जी बिल्कुल। जो आपकी आलोचना करें उन्हें अपने पास रखना चाहिए, ताकि आपकी ग्रोथ होती है। तो वो सभी लोग, वो सभी मित्र, वो सारे, मेरा पूरा परिवार, मेरे दोनों भाई हैं और भाभियाँ वगैरह, जितना भी पारिवारिक जितना भी है, वो सब मेरे गुरुजन और मेरे मित्र लोग।
जो 3-4 मित्र हैं आसपास, जिन्होंने मुझे बहुत हर क्षण मेरे प्रोफेशन में या मेरी पर्सनल उसमें मुझे संभाला है और मुझे मदद की है, वैचारिक बहुत कुछ दिया है जी। मैं उन सभी लोगों को याद कर सकती हूँ। और मेरे स्टूडेंट्स जो हर वक्त, क्योंकि स्टूडेंट्स भी जिज्ञासु आपको मिलते हैं तो बहुत आनंद है, क्योंकि जब वो आपसे पूछते हैं, जितना आपसे प्रश्न करते हैं, उसमें आपकी भी ग्रोथ होती है। जी, तो मैं उन जी। सभी को आज याद कर सकती हूँ। जी बिल्कुल, आपने बात की अपने गुरुजी की, तो आपका कुछ यादगार किस्सा हो, कोई दिलचस्प किस्सा गुरुजी के साथ बिताया हुआ? जी, हमारे गुरुजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था और वो किस बात पे नाराज़ हो जाएंगे पता नहीं चलता था। तो हर वक्त हम लोग टोस पे ही रहते थे, क्योंकि गुरुजी को कौन सी चीज़ अच्छी लगेगी कौन सी नहीं मालूम नहीं। तो वो उनको बहुत एक बार वो बहुत नाराज़ हो गए, क्योंकि गुरुजी के साथ मैं और गुरुजी के बेटे राजेंद्र गंगानी, हम दोनों एक साथ सीखते थे। तो उनको बहुत गुस्सा किसी बात पे आया और उन्होंने हमसे बातचीत करना बंद कर दिया। अब उस बीच में उसी दौरान हमारा प्रोग्राम था एक, हम दो लोग कथकेन के स्टूडेंट्स थे, तो कथकेन का शो था और उसमें ना तो गुरुजी हमें तैयारी करवा रहे थे, और तैयारी भी करवा रहे थे तो बहुत ही इनडायरेक्टली और बहुत गुस्से में। और उसके बाद जब हम परफॉर्मेंस तो करना ज़रूरी था, परफॉर्मेंस के लिए हम स्टेज पर जब आ गए, हम दोनों को नहीं मालूम था कि गुरुजी ने क्या सोच के रखा है। और जब स्टेज पे हम लोग गए हैं तो गुरुजी नहीं बैठे हुए थे साइड में म्यूजिशियंस के साथ, और हमें मालूम था कि गुरुजी तो नाराज़ हैं। तो हम जैसे ही स्टेज पर आके और हमने प्रणाम किया और पहला बोल हमने शुरू किया, तो इधर से आवाज़ आई गुरुजी की। हम लोग करना भूल के और हम उधर देखना शुरू हो गए कि ये क्या हुआ, क्योंकि तो वो एक गुरु का कहना चाहिए इतना बड़प्पन भी है कि उन्होंने नाराज़गी होते हुए भी। तो ये एक सबक उस समय मिला। एक और बड़ी बात गुरुजी के मैंने देखी कि उन्होंने कभी किसी दूसरे कलाकार की आलोचना नहीं की, जो कि बहुत बड़ी बात है कि, और दूसरों को अप्रिशिएट कैसे करते हैं, क्योंकि ये हेल्दी अप्रिसिएशन कलाओं में बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारे यहाँ बहुत कम होता जा रहा है। जी। आई मी माई सेल्फ, सिर्फ मुझे देखिए और मेरे अलावा इधर उधर ना देखिए। तो वो वाली चीज़ है जो कि नहीं होनी चाहिए। तो ये भी गुरुजी से सीखा कि दूसरों को अप्रिशिएट कैसे करना चाहिए। तो ये कुछ और ऐसे तो कई सारे किस्से हैं। हाँ, और मैंने एक किस्सा सुना था जिसमें आपने बताया कि वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, बहुत स्ट्रिक्ट, और कुछ हथौड़ी फेंकते थे, पैर पे मारते थे। कि आपको बिल्कुल ट्रेनिंग जो थी उनकी बहुत स्ट्रिक्ट थी, और पंक्चुअल थे बहुत ज़्यादा टाइम के पंक्चुअल थे। और अगर सुबह 7:30 बजे क्लास है तो वो 7:30 बजे हम लोगों को रेडी होना चाहिए। दुपट्टा, घुंघरू, बाल सब कस के बांध लो, कोई एक बाल आगे नहीं आना चाहिए। और जैसा उन्होंने बताया, अगर वैसा नहीं हो रहा है तो वो हथौड़ी ऐसे मारते थे पैर पे। और सब कुछ आपको बाय हार्ट करना है, लिखना अलाउड नहीं था। अब तो लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं, अब तो फ़ोन ऐसा आपके पास इजी हो गया है, इजी है कि सब कुछ आप रिकॉर्ड करते हैं। वो अलाउ ही नहीं था, बिल्कुल भी अलाउड नहीं करते थे। सब कुछ आप उसी वक्त याद करिए और सुनाइए। और जो उन्होंने आज सिखा दिया है, अगर वो आपको कल याद होना चाहिए। अगर कल याद नहीं हो सकता है वो आपसे ना पूछें, पर आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो पूछ भी लें। तो वो इतना टफ आपका रियाज चलता रहा, वो बिल्कुल चलता था। और उसकी वजह से हम लोग, शायद हम लोगों की बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई। जी, बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई। और जिस तरह से उन्होंने सिखाया, मैंने उनके सिखाने की पद्धति पे मुझे फेलोशिप मिला था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मेरे को 2 फेलोशिप्स मिली, जूनियर फेलोशिप भी मिली और सीनियर भी मिली। तो जो जूनियर फेलोशिप थी उसमें मैंने गुरुजी की टीचिंग मेथड्स पे काम किया। तो वो टीचिंग मेथड्स में मैंने, क्योंकि उनकी सिखाने का तरीका बड़ा साइंटिफिक था, पढ़े लिखे नहीं थे, पर एक तरीका था सिखाने का, एक विजडम था उनके पास। जी।
तो इसलिए उनके बारे में तो मैं बहुत कुछ बोल सकती हूँ। और आप आगे भी अपने जो आप सिखाती हैं आने जी। वाली पीढ़ी के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मुझे ऐसा लगता है कि हर युवा को किसी न किसी कला से अपने आप को जान पहचान करना चाहिए। जी। किसी न किसी एक कला को सीखना ज़रूर चाहिए, जानना ज़रूर चाहिए। ज़रूरी नहीं है आप कलाकार बने, हर आदमी कलाकार बनता भी नहीं है, बन भी नहीं सकता, जी। क्योंकि वो बहुत डिमांडिंग है चीज़, और उसमें आपको बहुत कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है, तब आपके पास रिजल्ट आता है। तो इसलिए पर हर व्यक्ति को, क्योंकि जैसे ही आप कला सीखते हैं आपका जीवन को देखने का नज़रिया बदल जाता है। आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतनी झगड़ा, इतने आपकी भाषा, आपका रहन सहन, आपका पहनावा, आपका बर्ताव दूसरों के साथ सब बदल जाता है। जी। इसलिए हर व्यक्ति को, हर बच्चे को एक न एक कला ज़रूर सीखनी चाहिए। बिल्कुल, कला से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, जी। ये आपने बहुत अच्छा कहा। जी। अच्छा प्रेरणा जी, एक फिल्मी नगमा आपकी पसंद का कुछ हो जाए। वैसे तो बहुत पसंद हैं, पर अभी आप कह रही हैं तो एक ही गाना की एक लाइन याद आ रही है मुझे। जी। मेरे ख्याल से वो पीरियड फिल्म है, मुझे नाम याद नहीं है फिल्म का, ताजमहल या कुछ शायद। हाले दिल यूं ने सुनाया गया, आँख ही को जुबां बनाया गया। हाल दिल यूं ने सुनाया गया, आँख ही को जुबां बनाया गया। अभी इतना ही गा सकती हूँ। क्या बात है प्रेरणा जी, आप जैसे आर्टिस्ट हमारे मुल्क में, दुनिया भर में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, और आप यहाँ आए इसके लिए तहे दिल से हम अपनी टीम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ बुलाया और इतनी बातचीत की। तो नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात एक और नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब। शूटिंग सेट पे ना